हाँ जी, ब्रेक ओवर। वेलकम बैक। करें शुरू। गाजियाबाद क्या कह रहे हो? रेगुलर इंस्टेड इफ ऑल्टरनेट नॉट पॉसिबल। गाजियाबाद रेगुलर बैच स्टार्ट होगा अगस्त में। चलो, हमारे टॉपिक हो गए थे 1 2 3 4 5 टॉपिक। फिफ्थ आ गया और शीट नंबर भी शायद शीट नंबर 4 है। तो पांचवा टॉपिक हमारा है वो मॉडिफिकेशंस that do not affect the audit opinion. कितनी तरह की हैं? दो तरह की हैं। वन इज EOM पैरा, यदि हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालते हैं, और दूसरा है OM पैरा, यदि हम अपनी रिपोर्ट में डालते हैं। रिक्वायरमेंट है एज पर SA 706 में। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। EOM पैरा से हमारा मतलब क्या है? What meant by the EOM para? A para included in auditor report that refers to a matter appropriately presented in financial statement that in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users understanding of financial statement. OM पैरा, इसका मीनिंग लिखवा देता हूं पहले, फिर दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। A para included in auditor's report that refers to a matter other than those presented in
financial statements that in the auditor's judgment is of such importance that requires that in the auditor's judgment is of such importance that requires users understanding towards audit reports, audit and auditor's responsibilities. ये दो डेफिनेशंस हमारे पास हैं, एक ईओएम पैरा की है और दूसरी ओएम पैरा की है। ईओएम पैरा ये क्या है? एक एडिशनल पैरा विच यू हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट। किसके रिलेशन में? ए मैटर appropriately presented in financial statement। देखो किस चीज की बात कर रहे हैं? एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक है, appropriately मेंशन है, बट ऑडिटर को लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? यूजर्स अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहां पर। कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्रेडिटर ने किसी ने केस डाला हुआ है। कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में केस चल रहा है एक ह्यूज कंपनसेशन का। कंपनी के अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं लाइसेंस कैंसलेशन की, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जिससे कंपनी को इन फ्यूचर ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं या कंपनी इवन वाइंड अप भी हो सकती है इन फ्यूचर। बट मैनेजमेंट ने इन सारी बातों के डिस्क्लोजर, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए। नोट्स टू अकाउंट में क्लियरली उन्होंने बताया कंपनी के ऊपर कोर्ट में वाइंडिंग अप की पेटिशन फाइल की गई है कुछ क्रेडिटर्स के थ्रू, एंड मैनेजमेंट का उसके ऊपर ये कोर्स ऑफ एक्शन है और मैनेजमेंट इस तरीके से एक्शन लेगी। कंपनी के अगेंस्ट कंपनसेशन का कोई केस है, ह्यूज कंपनसेशन का, मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट में उसका जिक्र किया और उसकी लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज भी किया एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी फुटनोट में। इस तरीके से जहां जहां पर भी प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी, मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट में उनके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स दिए हैं। एप्रोप्रिएट। अब आप बताओ, क्या आप ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है? कैन यू से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। बोलो। मैनेजमेंट ने एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या आप एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर? बताएं। नहीं दे सकते, नो। लेकिन मैटर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है
कि आप भी उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना चाहते हो, और यदि आप उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना चाहते हो तो आपको उसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, EOM पैरा डालना पड़ेगा, EOM पैरा। और ये पैरा आपकी ऑडिट रिपोर्ट में किस जगह पर आएगा, आफ्टर ओपिनियन पैरा, आफ्टर ओपिनियन पैरा। ये पैरा कोई क्वालिफिकेशन का, एडवर्स का या डिस्क्लेमर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को एनहांस करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेरठ। तो ये पैरा उन मुद्दों पर है जो एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रिस्क्राइब्ड है। एक बात, ये पैरा ओपिनियन पैरा के बाद आएगा। दूसरी बात, ये पैरा अपने आप में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का। यह पैरा स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में आप दे सकते हैं। सिग्नेचर तो बिल्कुल लास्ट में होते हैं। हाँ, बीच में अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है तो ओपिनियन और सिग्नेचर के बीच में आ जाएगा। लेकिन अब देखो OM पैरा की बात करें, दैट इज अदर मैटर पैरा। ये तो हो गया एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, ये हो गया अदर मैटर पैरा। अदर मैटर पैरा ये क्या कहता है, ये कहता है ए पैरा जो ऑडिटर रिपोर्ट में है रेफर्स टू ए मैटर other than those presented in financial statement, other than those presented in financial statements। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऑडिटर की जजमेंट में इतना रेलिवेंट है ये कि यूजर्स को ऑडिट रिपोर्ट की बात, ऑडिट की बात, ऑडिटर की जिम्मेदारियां बताने के लिए ये जरूरी हो जाता है। जैसे यदि ब्रांच की ऑडिट किसी और पर्सन ने की है तो ब्रांच की ऑडिट वर्किंग की जिम्मेदारी आपकी नहीं रह जाती। इफ दैट पर्सन इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्मिंग हिज वर्क in accordance with the standards on auditing and you have no doubt over his working. Later on, if any irregularity find in his work, he will be held responsible. तो क्या ये चीज आप यूजर्स को बताना चाहोगे या नहीं कि ब्रांचेस की ऑडिट मैंने नहीं की है, रादर किसी और ने की है? कहां लिखोगे? OM पैरा में। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं हुई, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई तो ओपनिंग बैलेंसेस जो करंट ईयर के थे वो पिछले साल से कैरी होकर के आए हैं और आपने लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं ये चेक करने के लिए कि इस साल का ओपनिंग, जिसका मतलब है पिछले साल का क्लोजिंग, ये सही कैरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ। कैरी फॉरवर्ड तो आपने चेक कर लिया, कैलकुलेशंस ठीक थी या नहीं थी, ये तो पिछले साल के ऑडिटर ने चेक करनी थी। पिछले साल कोई ऑडिटर था ही नहीं। आप लिखोगे या नहीं लिखोगे? यहां मेरी जिम्मेदारी नहीं आ रही। दैट मीन्स ऐसे एरिया जहां पर ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि वो काम उसने किया ही नहीं है, दैट मीन्स एक ऐसा एरिया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया नहीं है, रादर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है, वो कहां आएगा? वो आएगा OM पैरा के अंदर। उसका डिस्क्रिप्शन सारा का सारा किसके अंदर आएगा? OM पैरा के अंदर आएगा। इसके बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट्स और लिखी हुई हैं SA 706 में, वो हम और डिस्कस कर लें जरा। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, EOM पैरा should refer to a information that is appropriately
प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हां मेरठ, ये दोनों ऑडिटर की डिस्क्रिप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। EOM para is not a substitute for qualified, adverse or disclaimer opinion। EOM para should be placed immediately after opinion para EOM para can be inserted in following situations। In following situation: A, uncertainty as to future outcome due to a pending litigation, application of new AS in advance of its effective date। Application of new AS in advance of its effective date। अच्छा एक चीज बताओ, जो कंपनीज एएस अमेंडमेंट रूल्स आए हैं और AS2, AS10, 14, 21 जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो कब से इफेक्टिव है? वो कब से इफेक्टिव है? AS2 6 खत्म हो गया, 10 रिवाइज हो गया, 14, 16 नहीं 21 1 अप्रैल 16 से, बिलासपुर 1 अप्रैल 15, मेरठ 16, गिरीश पार्क 17, कोहाट 1 अप्रैल 16 से। उसकी एमसीए ने क्लैरिफिकेशन भी दी है। गाजियाबाद कह रहा है जब बच्चों को समझ में आ जाएंगे तब इफेक्टिव हो जाएगा। 1 अप्रैल 15 से नहीं है, वो 1 अप्रैल 16 से होंगे। ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर कमेंस होता है उस डेट से इफेक्टिव होंगे। ऑफिशियल गजट में 30 मार्च को पब्लिश होता है, वो 30 मार्च 2016 को, तो उसके बाद का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 1 अप्रैल 16 को, तो 16-17 में एप्लीकेबल होंगे। यदि एक एंटिटी कहती है कि जब 16-17 में अप्लाई करने हैं, 15-16 में ही कर दो अप्लाई, तो यदि एक एंटिटी 15-16 में ही अप्लाई कर दे उसको, तो उसके लिए भी SA 706 ने कहा था आप EOM पैरा जरूर डाल दें। मैनेजमेंट तो लिख ही देगी कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अमेंडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 16। टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 16 हमने इनको पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया है इनकी इफेक्टिव डेट से। तो मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर दिया,
तो ऑडिटर इसका एक ईओएम पैरा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लगाएगा। बिफोर कर सकते हैं क्या? देखो ये लाइन तो यही कह रही है, वैसे इफेक्टिव डेट जो है उसी डेट से इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन कई जगह पर कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं, कुछ जगह पर रिकमेंडेशन आ जाती हैं कि ये अभी रिकमेंडेटरी है, फॉलो करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, मैंडेटरी उस दिन से है। तो रिकमेंडेटरी वाले पीरियड में यदि आप एक चीज को अप्लाई कर देते हैं, रिकमेंडेटरी वाले पीरियड में गलत तो नहीं है, वो रिकमेंडेशन थी, आप फॉलो करिए, तो उसका एक ईओएम पैरा ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट में देगा। एडवांस ऑफ इट्स इफेक्टिव डेट, गिरीश पार्क इन एडवांस ऑफ इट्स इफेक्टिव डेट। हाँ, विक्टोरिया गार्डन शेड्यूल 3 अब 2 हिस्सों में बट गया, पार्ट 1 एएस वाली कंपनीज के लिए, पार्ट 2 इंड एएस वाली कंपनीज के लिए। अच्छा, अब ओएम पैरा, ओएम पैरा की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ने नहीं लिख रखी। मेरठ 4th का ए, कोर्ट केसेस का अनसर्टेनिटी एज टू फ्यूचर आउटकम ड्यू टू ए पेंडिंग लिटिगेशन, कोर्ट में केस चल रहा है, उसका नतीजा क्या होगा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ओएम पैरा के ऊपर एसए 706 ने इसकी प्लेसमेंट के ऊपर कहा हुआ है, ओएम पैरा should be placed immediately after opinion para and EOM para, or elsewhere if content of OM para is related to other regulatory requirements. सो अदर मैटर पैरा की पोजीशन क्या आएगी? ओपिनियन पैरा के बाद। बट यदि ओपिनियन पैरा के बाद कोई ईओएम पैरा लगा हुआ है उसके भी बाद, बट यदि ओएम पैरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली रिपोर्टिंग को छोड़कर किसी और रिपोर्टिंग की बात कर रहा है, देन ये अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बाद भी आ सकता है। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बाद भी आ सकता है। एल्सवेयर इफ कंटेंट ऑफ ओएम पैरा इज रिलेटेड टू अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये दो चीजें थी हमारी SA 706 की अकॉर्डिंग। 2 पॉइंट, one is EOM para and second one OM para. और इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशंस दैट मे अफेक्ट द ओपिनियन, दैट मे नॉट अफेक्ट द ओपिनियन, वो कवर होता है। राइट? गाजियाबाद रूटीन शेड्यूल के अंदर संडे भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि काफी स्टूडेंट्स एफआर कर रहे हैं TTSS बैच के अंदर, तो मतलब संडे से उनका हमेशा क्लैश होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम संडे को अपने रेगुलर शेड्यूल में ऐड कर लें।
दैट इज द रीजन मैंने संडे को सिर्फ रिविजनरी क्लास रखी है, ताकि वो एलएमएस और आवा के ऊपर आई जाएगी। संडे इवनिंग मेरी अपनी दूसरी क्लास होती है, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट्स का। अब इस चैप्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, पॉइंट नंबर 6। ये था शीट नंबर 4। पॉइंट नंबर 6 है हमारा गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर स्पेशल पर्पस। ये हम कवर अप करने जा रहे हैं बुक से। श्रीनगर 706 में हमने दो बातें डिस्कस की हैं। एक, ईओएम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, जो फाइनेंशियल एलिमेंट का पार्ट है, ओएम जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। यदि कोई भी मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है एंड द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन माय ऑडिट रिपोर्ट आल्सो, ही मे इनकॉर्पोरेट दैट एलिमेंट इनटू हिज रिपोर्ट एज ईओएम पैरा। इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफिकेशन ओपिनियन। क्यों? अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। प्लेसमेंट ओपिनियन पैरा के बाद आएगी। उदयपुर बहुत भारी क्या हो गया? ये तो सब आईपीसीसी का टॉपिक था। हर संडे को होगी रिवीजन क्लास नहीं। मैंने जो प्लान किया है थोड़ा सा कि हर 5 या 6 क्लास के बाद एक रिवीजन क्लास रखूंगा, 5 या 6 क्लास के बाद, और वो रिवीजन उसके अंदर 1.5 या 2 घंटे की रिवीजन होगी, आधे घंटे का टेस्ट होगा और आधे घंटे को हम उसको डिस्कस करेंगे उस टेस्ट को, ताकि आपकी प्रेपरेशन साथ साथ चलती रहे। और इस तरीके से कोशिश करके हम अपनी 9 या 10 रिवीजन क्लास बना लेंगे 1.5 घंटे की, तो 15 घंटों के अंदर ये पूरा सिलेबस समराइज्ड हो जाएगा। तो हर 5 या 6 क्लास के बाद एक रिवीजन क्लास रखूंगा। तो अब हमारी 5 क्लास लगभग हो चुकी हैं चैप्टर 8 और 9 में। तो चैप्टर 8 और 9 की रिवीजन संडे को है। अच्छा, अब आ जाओ जरा अपने गाइडेंस नोट वाले टॉपिक के ऊपर। मैं उसमें नोटिंग कुछ नहीं करा रहा, सीधा बुक से ही पढ़ाऊंगा। आज 6th क्लास है, हाँ बिल्कुल। और शायद हम बुक दिखा दो अब जरा। हम शायद अपने शेड्यूल के हिसाब से ठीक चल रहे हैं। हमारे लेक्चर प्लान में कंपनी ऑडिट और कंपनी ऑडिट स्पेशल कंसीडरेशन 5 का था, ये डन हो गया। ऑडिट रिपोर्ट हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। हम अभी तक बिल्कुल अपने लेक्चर प्लान को फॉलो करके चल रहे हैं। बुक में पेज नंबर 277 निकालना है आपको, पेज नंबर 277। टॉपिक है हमारा गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स फॉर स्पेशल पर्पस। बड़ा सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। अब समझो इसको क्या है। ठीक है विक्टोरिया गार्डन, अभी जरा इसको समझो, एंड में रिपीट कर दूंगा वो। नोटिंग कुछ नहीं करनी इसकी। 2 चीजें हैं हमारे पास। एक वर्ड होता है सर्टिफिकेट, दूसरा वर्ड है ऑडिट रिपोर्ट।
ऑडिट रिपोर्ट जिसमें आपने एक ओपिनियन एक्सप्रेस की है बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। सर्टिफिकेट में आप एक ऑथेंटिकेशन करते हैं अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स। ये सर्टिफिकेट इन डिफरेंट लॉज जनरली डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग लॉ के अंदर, जैसे इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 10AA है ऑफ आईटी एक्ट 1961। बताओ जी, कौन बताएगा? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10AA डिडक्शन किस रिस्पेक्ट में? एक्सपोर्ट प्रॉफिट अर्न्ड बाय, बिल्कुल सही, बिलासपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन इस डिडक्शन को अवेल करने की कुछ कंडीशंस हैं, और उन कंडीशन में एक कंडीशन क्या? सर्टिफिकेशन फ्रॉम सीए दैट डिडक्शन हैज बीन करेक्टली क्लेम्ड है या नहीं है? बताओ, क्या उस सेक्शन 10AA में ऐसे किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? बताओ जी, जिनको याद आया हो इनकम टैक्स लॉ की ये बात, क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सेक्शन 10AA के अंदर है? हाँ है, बिल्कुल सही। नो, अब ये सर्टिफिकेट लेंगे किससे? सीए से। और जनरली ये सीए कौन होगा? आपका ऑडिटर ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक सीए जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है या ये रिपोर्ट इशू कर रहा है, जो सर्टिफिकेट या रिपोर्ट, क्या ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए है? क्या ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए है? जैसे रिपोर्ट बैंक ने मांग ली कंपनी की कैश बेसिस पर, बैंक ने एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट कैश बेसिस पर मांग ली लोन को ग्रांट करने के लिए, टू ग्रांट ए लोन। क्या यह भी एक स्पेशल पर्पस ऑडिट रिपोर्ट है या नहीं है? यस, बिल्कुल, इट इज आल्सो ए स्पेशल पर्पस ऑडिट रिपोर्ट। तो इन स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट के ऊपर एंड स्पेशल पर्पस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हमारा ये गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल पर्पस। इसमें एक मेन टॉपिक जो आएगा वो ये कंटेंट का आएगा। मैं इसको सारे को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, बाद में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल पर्पस, इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है मीनिंग। सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? सर्टिफिकेट एक रिटन कंफर्मेशन है, किस चीज की? ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट। कोई ओपिनियन नहीं है, कोई एस्टिमेशन नहीं है, ये बिल्कुल एक्चुअल 100% एक्चुअल चीजों पर बात करेगा, तो उसकी कंफर्मेशन देगा अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट एंड does not involve any estimate or opinion। कोई ओपिनियन को इन्वॉल्व नहीं करता। सच सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया आपको। फॉर एग्जांपल, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऑफ आईटी एक्ट 1961। गवर्नमेंट डिमांड करती है इन सर्टिफिकेट्स की इन डिफरेंट लॉज। सच सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट्स कि ऑडिटर ने कुछ फिगर्स को वेरीफाई किया है
and he is satisfied about the accuracy. नंबर 2, मीनिंग ऑफ रिपोर्ट. ये तो हम डिस्कस किया ही है आज हमने. एक फॉर्मल स्टेटमेंट which is made after an inquiry, examination or review of the matter under report and includes the auditor's opinion thereon. Auditors की opinion को भी include करके चलता है. तो एक difference arise हुआ in between the certificate and report. रिपोर्ट का स्कोप बड़ा वाइड होता है, सर्टिफिकेट का स्कोप बड़ा लिमिटेड है. रिपोर्ट में आपको रीजनेबल एश्योरेंस चलेगा, सर्टिफिकेट में आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना पड़ेगा. रिपोर्ट में आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, सर्टिफिकेशन में कोई ओपिनियन इन्वॉल्व नहीं होती. स्कोप ऑफ स्पेशल पर्पस ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट. कहां कहां पर मांगा जा सकता है ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है. मे बी इशूड. जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं इन एडिशन टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बना ली इंड एएस पर, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इंड एएस पर बनाने की, और वो आपने बनाई है किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर को लिस्ट कराने के लिए. आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है कैश बेसिस पर बैंक से लोन लेने के लिए. उसके यूजर स्पेसिफिक हैं, उसके यूजर स्पेसिफिक हैं. नंबर 2, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, अकाउंट या आइटम की ऑडिट, जैसे स्टॉक ऑडिट, स्टॉक सर्टिफिकेट, इन्वेंट्री के लिए अलग से बैंक स्टॉक ऑडिट करा लेते हैं या सर्टिफिकेट की डिमांड कर लेते हैं कि वैल्यूएशन करके बताइए आप इन्वेंट्री की. कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एग्रीमेंट, लॉ या रेगुलेशंस, जैसे लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी को सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी पड़ेंगी या नहीं बनानी पड़ेंगी? क्वार्टरली बनानी पड़ेंगी. उनका प्रोफॉर्मा कौन बता रहा है? सेबी की रेगुलेशंस बता रही हैं. तो क्या वो जनरल पर्पस स्टेटमेंट है? नहीं, दीज आर द स्पेशल पर्पस. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो स्पेशल पर्पस फॉर्मेट में या शेड्यूल्स में दी गई हैं. तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये रीडिंग के लिए. ओनली रीडिंग, ओनली रीडिंग. इनको बनाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी बताओ जरा? क्या इनको बनाने की जिम्मेदारी ऑडिटर की रहेगी या मैनेजमेंट की ही होगी? गिव रिप्लाई फास्टली. इनको बनाने की जिम्मेदारी ऑडिटर की होगी या मैनेजमेंट की होगी? यस, बिल्कुल सही हाथरस, मेरठ, बिलासपुर, उल्टा डांगा, मैनेजमेंट की. The primary responsibility for the content of the statement rests with the enterprise. That means company, entity and its management. उन्हीं की रहेगी. And it would be evidenced by a declaration by the management. Management declaration देगी इस चीज की कि हमने बनाया है under the requirement of such and such law. Reporting auditor का क्या फंक्शन रहेगा? इसको पता होना चाहिए मुझे क्या काम करना है, कितना करना है, कब करना है. रिपोर्टिंग ऑडिटर शुड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप एंड नेचर ऑफ द टर्म्स ऑफ हिज असाइनमेंट. इट इज डिजायरेबल फॉर हिम टू ऑब्टेन द टर्म्स इन राइटिंग. राइटिंग में ले ले ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आगे. फिर आ गया जी इसका सबसे मेन पार्ट, इंपॉर्टेंट वन. इनके कंटेंट में क्या क्या होगा? हमने आज एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट का पार्ट पढ़ा और अनमोडिफाइड रिपोर्ट के कंटेंट में हमने लिया कि उसका एक टाइटल होना चाहिए, उसमें एंटिटी का नाम लिखा जाएगा, उसमें बताया जाएगा किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जा रहा है, कौन से पीरियड को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करती है, इनको बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट किन किन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, एंड फाइनली एक ओपिनियन. तो वही चीजें क्या जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
या सर्टिफिकेट्स हैं फॉर द स्पेशल पर्पस, उनके एलिमेंट्स में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या सर्टिफिकेट में लिख सकते हैं इन आवर ओपिनियन? सर्टिफिकेट में ओपिनियन नहीं चलती, सर्टिफिकेट के अंदर आपको एक्यूरेसी को सर्टिफाई करना पड़ता है। ओपिनियन सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में आएगी श्रीनगर। देखें जरा अब कंटेंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी। वैसे तो ये गाइडेंस नोट कह रहा है कि कंटेंट लॉ बताएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लॉ साइलेंट है, तो लॉ साइलेंट है, या ये सर्टिफिकेट या ये रिपोर्ट अंडर ए एग्रीमेंट, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, अंडर एन अरेंजमेंट बनाया जा रहा है, देन फिर रिपोर्टिंग ऑडिटर इज फ्री टू ड्राफ्ट हिज रिपोर्ट इन ए मैनर ही लाइक्स, जैसे उसको पसंद आए, बट कंसीडर करे इन चीजों को। जिस एलिमेंट को, अकाउंट को, आइटम को वो एग्जामिन कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करे। एक, स्टेट द मैनर इन विच द ऑडिट वाज कंडक्टेड, दैट मीन्स क्या जनरली ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से या किसी पर्टिकुलर तरीके के हिसाब से जो क्लाइंट ने आपको बताया है, क्योंकि स्पेशल पर्पस है, क्लाइंट भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है आपको। आपके स्कोप पर कोई लिमिटेशन लगाई गई है तो फंडामेंटल एजम्पशन जिन पर यह स्टेटमेंट बेस्ड है वो भी आपको रिपोर्ट में लिखनी पड़ेंगी। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क आपने ऑब्टेन की। टाइटल ऑफ द रिपोर्ट और सर्टिफिकेट शुड इंडिकेट इट्स नेचर। एक्सटेंट टू विच आप रिलाई कर रहे हैं ऑन द रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाई ऑन द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, इन द सेम मैनर दिस पर्सन जो एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है may rely on the work of statutory auditor, may rely on the work of statutory auditor। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर इसने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की और ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, उसके बाद एक सर्टिफिकेट चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अवेलेबल नहीं है, किसी और दूसरे सीए से कराया गया और उसने एक फाइनेंशियल फिगर लेनी है। क्या वो फाइनेंशियल फिगर इस ऑडिट रिपोर्ट प्लस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा सकता है या नहीं उठा सकता? क्या ये सीए जिस फिगर को सर्टिफाई करने जा रहा है उस फिगर को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा सकता है या नहीं उठा सकता? और अपने सर्टिफिकेट में ये लिखेगा या नहीं लिखेगा कि दिस फिगर हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस, ही मे रिलाई। जो ये सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है बाय दिस सीए, ये सीए स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाई कर सकता है, लेकिन यदि ये रिलाई करता है तो इसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा, आई पुट रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ये पॉइंट हमारा, एक्सटेंट टू विच द रिलायंस हैज बीन प्लेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर। वेयर ए रिपोर्ट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, तो रिपोर्टिंग ऑडिटर को यह फैक्ट इंडिकेट करना पड़ेगा दैट ही इज मियरली एक्सप्रेसिंग ओपिनियन इन दिस मैटर। जहां पर लॉ की इंटरप्रिटेशन भी की जा रही है, आप इंटरप्रेट किस तरीके से कर रहे हैं लॉ को, तो आपको अपनी ओपिनियन भी बतानी पड़ेगी। हाउ यू इंटरप्रेट, व्हाट आर द assumptions you have taken for interpreting this term। An audit report should be a self-contained document, कुछ भी चीजें छुपाई ना जाए, सारी की सारी चीजें इसमें कवर की जाए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एज्यूम की थी वो भी आप क्लियरली इंडिकेट करें। तो ये सारे मेजर कंटेंट हैं। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है एग्जाम में। What should be the content of the report and the certificates which are made for some special purpose? Kalka ji, if amount comes same of new auditor, is it necessary defined in report? कालका जी मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा क्लियर करो इसको। अच्छा, अगला टॉपिक, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन जनरल पर्पस ऑडिट रिपोर्ट।
एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन जनरल पर्पस ऑडिट रिपोर्ट। क्या स्पेशल पर्पस एंगेजमेंट के अंदर जो पर्सन काम कर रहा है, क्या वो स्टैच्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाई कर सकता है यदि स्टैच्यूटरी रिपोर्ट हैड ऑलरेडी बीन इशूड? अभी आपने थोड़ी देर पहले ही मुझे इसका आंसर दे दिया था कि हां कर सकता है। यदि कर सकता है तो दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी, वेदर ही नीड्स टू मेंशन सच रिलायंस और नॉट, वेदर ही नीड्स टू मेंशन सच रिलायंस इन हिज सर्टिफिकेट और रिपोर्ट और नॉट। यस, ही नीड्स टू मेंशन। तो वही पॉइंट हमारे यहां पर आ गए। वेयर ए special purpose engagement is undertaken after the statutory audit has been completed, a reporting auditor should review the statutory auditor report to ascertain कौन से ऐसे मैटर हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट के जो उसके काम पर, उसकी रिपोर्ट पर, उसके सर्टिफिकेट पर इफेक्ट डाल सकते हैं। Where an audit report is required before the statutory audit, स्टैच्यूटरी ऑडिट हुई नहीं है अभी, उससे पहले ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा ये सर्टिफिकेट बेस्ड है अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। द रिपोर्टिंग ऑडिटर शुड क्लियरली स्टेट दैट ही इज रिपोर्टिंग और सर्टिफाइड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी स्टैच्यूटरी ऑडिट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। एंड where the reporting auditor prepare the report on the basis of audited financial statement, ऑडिट हो चुकी थी और ऑडिट रिपोर्ट पर बेस होकर वो अपनी ओपिनियन दे रहा है। he may clearly state that figure drawn from audited general purpose financial statement। अगर कोई फिगर देनी है तो he shall mention, बिल्कुल मेंशन करेगा श्रीनगर। एंड नंबर 2, यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक फिगर लिखी हुई है 1 लाख, उसने अपने सर्टिफिकेट में इसको बताया है 80,000 रुपए, देन हाउ ही डिराइव टू 80,000 फ्रॉम 1 लाख। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एलिमेंट 1 लाख का है, सर्टिफिकेट में ये एलिमेंट उसने बताया 80,000 का, उसको बीच का रिकंसिलिएशन बताना पड़ेगा। He needs to reconcile how he determines this value from the audited financial statement. He may include in his report a statement showing reconciliation between the figures in general purpose financial statement and the figures appearing in his report. तो ये कुछ सिंपल सी बातें आई, जिसमें एक बात क्या आई कि क्या ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है, बन चुकी है, बन चुकी है तो वो रेफरेंस देगा कि मैंने इस डाटा को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिया है और मैं इन पर रिलाई कर रहा हूं, इसका मेंशन करेगा। फिगर्स में कोई डिफरेंस है तो वो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लगा सकता है। बट यदि financial statement has not been audited till date when the certificate is required, in that case he should specify that his report, his certificate is based on the financial statement, statutory audit of which has not yet completed. इसके बाद report and certificates on specified account or item of the financial statement. अब आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन नहीं कर रहे, रादर किसको कर रहे हो, सिर्फ एक अकाउंट को, दैट मे बी ए डेटर अकाउंट, दैट मे बी ए फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दैट मे बी एन इन्वेंट्री अकाउंट। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? एक चीज बताओ, यदि आप सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट पर, एक एलिमेंट पर काम करोगे, आपका काम स्पेशल ऑडिटर का काम ज्यादा होगा या इस पे स्टैच्यूटरी ऑडिटर ने ज्यादा काम किया होगा? बताओ जरा। यदि आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑडिट कर रहे हो, इस पर स्पेशल ऑडिटर का काम ज्यादा होगा या स्टैच्यूटरी ऑडिटर का काम ज्यादा होगा?
स्पेशल का या स्टैच्यूटरी ऑडिटर का? स्पेशल का। रीजन, स्टैच्यूटरी ऑडिटर ने तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया था, उसने तो हर एक चीज के अंदर रीजनेबल एश्योरेंस लिया। आप एक आइटम को चेक कर रहे हो तो आप उसको डिटेल में चेक करोगे। ए रिपोर्टिंग ऑडिटर एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन रिकॉर्ड्स, सारे नहीं, सर्टेन रिकॉर्ड्स, सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स, may be more intensive than the examination of same record by the statutory auditor. While where reporting auditor is required to examine and report upon a specified account, he may also need to examine the related account or items to discover the inconsistency. एक अकाउंट यदि दूसरे अकाउंट से रिलेट करता है, जैसे आप डेटर की चेकिंग कर रहे हैं, साथ में डिस्काउंट, BR, बैड डेट, इनकी चेकिंग भी कर लीजिए। कई बार गलतियां आपको इस अकाउंट की यहां से पता चल सकती है। उसके बाद कम्युनिकेशन, मतलब रिपोर्ट का टाइटल किसका होगा, आप रिपोर्ट किसको इशू करेंगे? मे बी टू गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसने ये डिमांड की है, मे बी टू द बैंक जिसने ये डिमांड की है, मे बी इन द नेम ऑफ क्लाइंट जिसने ये डिमांड की है। और यदि इस तरीके से नहीं पता तो एक सिंपल सा वर्ड, टू whom soever it may concern, to whomsoever it may concern. Communication with the previous reporting auditor. Previous reporting auditor, जैसे आपको ये पता ही होगा कि स्टैच्यूटरी ऑडिट में स्टैच्यूटरी ऑडिटर को अपने पिछले स्टैच्यूटरी ऑडिटर के साथ मैंडेटरली कम्युनिकेट करना होता है। मैंडेटरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, आईपीसीसी में ब्रीफ पढ़ा होगा आपने, ऑफिस में ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी एक नया ऑडिटर अपॉइंट होता है, ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, प्रीडिसेसर जो पिछला है। इन द सेम वे, क्या स्पेशल रिपोर्ट्स के अंदर भी आपको यह चीज करनी चाहिए? यस, करनी चाहिए। जब भी कोई नया ऑडिटर या नया ठीक पर्सन अपॉइंट होता है, ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस वन। तो वही रिक्वायरमेंट यहां पर है। इट वुड बी ए हेल्दी ट्रेडिशन if the practice of communicating with the member who had done the work previously is followed. आप कम्युनिकेट करिए जिसने पिछले साल ये काम किया था, नहीं किया छोड़ दो, बट किया है किसी ने तो करिए। इस गाइडेंस नोट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 274 पर। एग्जाम्पल्स पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का है, म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है कि किस तरीके से इनको ड्राफ्ट किया जा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट्स पेज नंबर 274 के ऊपर ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। इसमें ये 2 एग्जाम्पल जरूर करना, बोनस एक्ट का और म्यूचुअल फंड का। ये एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं रीडिंग के लिए। 2 एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, ये बेशक छोड़ सकते हो, तीसरा एग्जाम्पल आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल एग्जाम में भी आए हुए हैं। ये मई 15 के एग्जाम में आए थे, बोनस एक्ट का भी एंड म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस का भी। ये दोनों एग्जाम्पल आप होमवर्क में करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंटेंट्स का है, इसको लर्न करना है आपने।
सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अच्छा जी, ईओएम ओएम पैरा के मीनिंग में कंफ्यूजन है। ईओएम पैरा में देखो पानीपत, यहां पर हम उस बात को बताते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है और सही लिखा हुआ है। मतलब ये पैरा रिलेटेड विद फाइनेंशियल आइटम, रिलेटेड विद फाइनेंशियल आइटम। लेकिन ये पैरा इट इज रिलेटेड विद ऑडिट वर्क, ये ऑडिट वर्क से रिलेटेड है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये पैरा आता है ब्रांच ऑडिट के केस में, सब्सिडियरी कंपनी के केस में, ज्वाइंट वेंचर्स के केस में, एसोसिएट्स के केस में। ये पैरा आता है सिर्फ फाइनेंशियल आइटम के केस में। तो विक्टोरिया गार्डन जो ईओएम पैरा है वो आएगा जब आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट ने उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट में, बट मुझे भी उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए अपनी रिपोर्ट में। ये एडिशनल रिपोर्टिंग कर रहा हूं मैं, अदरवाइज ये बात नोट्स टू अकाउंट में लिख रखी है मैनेजमेंट ने, तो मैं रेफरेंस भी उसी का देता हूं। वी विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर 10 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा रेफरेंस ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर चलता है ईओएम पैरा के अंदर। ओएम पैरा ये फाइनेंशियल से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो कहता है ब्रांच की ऑडिट मैंने नहीं की, सब्सिडियरी की ऑडिट मैंने नहीं की, पिछले साल के रिकॉर्ड ऑडिट नहीं हुए या किसी और ने ऑडिट करे, जिम्मेदारी मेरी नहीं है इन चीजों की। यहां पर ऑडिटर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है, ज्वाइंट ऑडिट के बारे में बात करेगा यहां पर ऑडिटर। ठीक है, उदयपुर जा रहे हो, ठीक है, बाय बाय, मैं रोकूंगा नहीं, जाओ आराम से जाना। संडे को मिलेंगे हम 7 बजे। उल्टा डांगा फर्स्ट का टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट थोड़ा समझा दो ना, लेट हो गए थे रिवीजन क्लास में, रिवीजन क्लास में करा दूंगा उल्टा डांगा। चैप्टर 8 और 9 का टेस्ट भी है, हाँ संडे को चैप्टर 8 और 9 का टेस्ट भी है। अच्छा भुवनेश्वर नमस्ते, मंडे को कारो चलेगा या कुछ और? शेड्यूल में क्या है? चैप्टर नंबर 11 कारो, कारो चलेगा। बुक ही नहीं आई अभी तक, टेस्ट कैसे देंगे? मैं तो कुछ नहीं कमेंट कर सकता इसके ऊपर। बुक्स के लिए तो मेरा जो रोल आ जाता है बुक्स में, बुक्स मुझे रेडी करनी है, अवेलेबल करानी है, बैच के पूरा होने से 10 दिन पहले वो मैंने करा दी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के ऊपर है कि वो अरेंज करें इनको। तो एक बार आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करिए कि बुक्स को एट द अर्लीस्ट अरेंज करा दे। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, बुक्स अवेलेबल है। यदि कोई शॉर्टेज है, कुछ भी है, तो एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजनी है उसको, अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि कहां शॉर्टेज है? मेरठ वाले कह रहे हैं बुक नहीं आई तो क्या हुआ, जो पढ़ाया है सारा लिखवाया है। बिल्कुल सही बात कही वैसे मेरठ ने, जो पढ़ाया है वो सारा लिखवाया है, तो इसमें से पढ़ो, बिल्कुल सही। रिवीजन क्लास में रूल 13 बिल्कुल करा दूंगा, विक्टोरिया गार्डन सारा ही कराऊंगा। देयर इज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ऑडिटर लीव ऑडिट विदाउट गिविंग नोटिस। नोटिस नहीं देता है उस केस में मैनेजमेंट अपनी तरफ से एक्शन ले सकती है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, वो उस अपॉर्चुनिटी का भी वो कोई जवाब नहीं देगा, देन फिर मीटिंग कन्वीन करके, आप बोर्ड मीटिंग कन्वीन करके उसका रिमूवल के लिए बात कर लो। यदि वो अपनी रेजिग्नेशन नहीं दे रहा तो आप उसकी रिमूवल कर दो। नहीं गाजियाबाद रेगुलर नहीं हो सकता, शेड्यूल बहुत सारी चीजों को देखकर बनाए जाते हैं, स्टूडियो अवेलेबिलिटी को, दूसरी क्लासेस को देखते हुए, दूसरे शेड्यूल को देखते हुए, क्लासरूम अवेलेबिलिटी को देखते हुए, सारे सेंटर्स को देखते हुए। तो इस स्टेज पर, आज की स्टेज पर शेड्यूल चेंज कर पाना आसान नहीं है।
इस स्लाइड को जूम कर दो बिकॉज लिखा नहीं था। करो जी जूम। नहीं कालका जी, जो आपने क्वेश्चन कहा 143(8) का, उसमें ऑडिट इंडियन लॉ के हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि ब्रांच तो वो इंडिया की है ना, ब्रांच इंडिया की है, उसके रिजल्ट इनकॉर्पोरेट होंगे इंडियन कंपनी के रिकॉर्ड्स में। रेटिफिकेशन के केस में एवरी ईयर आरओसी में हां बिल्कुल फाइलिंग करना है। चलो जी क्लास करें ओवर। ओके टाटा बाय बाय। हाँ अभी एक ही बुक इशू हुई है कालका जी, ठीक है। सी यू ऑल ऑन संडे एट 7 AM।